रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 368 कोरोना के केस राजस्थान में सामने आए हैं और 16 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 975 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो प्रदेश में 8,400 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो राजस्थान में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। 24 घंटे में यदि आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो 368 कोरोना के केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में 975 लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 8,400 एक्टिव केस अभी भी हैं। और हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी राजस्थान के अलग अलग इलाकों से जुड़ गए। सौरभ गृहस्थी जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और सतवीर सिंह बीकानेर से लाइव जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सौरभ का। सौरभ, एक लंबे समय बाद में राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो वहां पर भी आंकड़ा 100 से नीचे आया है, तो कितनी राहत मानी जाए इन आंकड़ों को देखकर? जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। काफ़ी समय बाद राजधानी जयपुर में बहुत कम जो है वो मामले आए और प्रदेश भर में करीब 2 महीने बाद इतने कम मामले आए। ये बताता है कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो काबू में आता जा रहा है। 10 से ज़्यादा ऐसे ज़िले जहाँ पर महज 5 या 5 से कम जो है वो मामले सामने आए। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में भी लगातार कोरोना जो है वो कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात जहाँ तक करें कि राजधानी में मामले जो बीते 24 घंटे में आए वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि जब पूरे प्रदेश में कोरोना कंट्रोल था, उसके बावजूद भी राजधानी में 100 से ज़्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे थे। ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभवतः शनिवार और रविवार होने के कारण जो है वो कम केस जो है वो राजधानी में सामने आए। अगर राजधानी में इसी तरह से अगर कम केस सामने आते हैं तो माना जा सकता है कि कोरोना कंट्रोल में हुआ, लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं इस समय ये कहना मुश्किल है कि पूरी तरह से कंट्रोल राजधानी में हुआ है कोरोना या नहीं। लेकिन अगर इस जो दर है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि पूरे प्रदेश में जो है वो कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। बल्कि सिर्फ राजधानी ऐसी है जहाँ पर लगातार मामले ज़्यादा ही माना जा सकता है इन्हें, क्योंकि जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ी हुई है। और ये बताता है कि मामले कितने भी कम हो जाए लेकिन मौतों पर जो है वो अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जिस प्रकार से वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लागू है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो गाइडलाइन का पालन जो है वो कराया जा रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। जी दीपक। तो बिल्कुल सौरभ, सही कहा आपने कि लापरवाही भारी पड़ सकती है और मौत के आंकड़ों को भी कम करना एक बड़ी चुनौती होगा। रुक कर लेते हैं सतवीर का, जो बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, बीकानेर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? वहां पर केस तो लगातार कम हो ही रहे हैं, लेकिन बात यदि लोगों की जाए तो लोग क्या प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के लिए राहत देने वाली जो खबर है वो लगातार जारी है। आज भी अगर मॉर्निंग रिपोर्ट की बात करें तो 12 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आए हैं और पिछले अगर कुछ सप्ताहों की बात करें तो लगातार इन आंकड़ों के अंदर कमी आई है। ऐसे में राहत देने वाली खबर जरूर कही जा सकती है और इसके साथ ही जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की पहल के तहत जो मोबाइल ओपीडी यूनिट है वो 3 वेन अलग अलग जगह लगाई गई है। ये पहली जो पहल है वो यहाँ पर बीकानेर में की गई है। ये सभी जगह जाएगी और वहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या किसी कारणवश वो जो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो मोबाइल ओपीडी वैन है ये जगह जगह कॉलोनियों में जाकर वहाँ पर लोगों से वैक्सीनेशन का जो काम है वो करेगी। और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इसका जो निरीक्षण है वो भी किया था और साफ तौर पे इस वैन के अंदर 1 डॉक्टर और 3 चिकित्सा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल अगर बात कर ले गाइडलाइन की तो शहरी इलाकों के अंदर जिस तरीके से छूट यहाँ पर मिली थी उसके बाद में लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। खासतौर पर केएम रोड और जो फट बाजार है वहां पर लोगों की अपार भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज फिलहाल जो मार्केट है वो बंद है। तो ऐसे में आज फिलहाल लोग अपने घरों के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करे, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। फिलहाल बीकानेर के लिए लगातार राहत की खबर कही जा सकती है। आज भी 12 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आए थे और इसके लिए जो लोगों को जरूरत है कि वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं
प्रीति चंद्रा, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह चेक पोस्ट पर जो पुलिस के जो जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई अगर नियमों की पालना नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल पूरे मार्केट की बात कर ले तो जो व्यापारी है वो भी पुलिस का जो सहयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए सतवीर और सौरभ, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जयपुर और बीकानेर से जुड़े हुए थे, जो लगातार बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को भी लगातार सावधानी बरतनी होगी। यदि लापरवाही जो करी उन्होंने तो लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन पोस्ट कोविड बीमारियां लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर्स का कहना है कि कई आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी है जिन्होंने सीधे तौर पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाया है। कोरोना से ठीक होने के बाद थकान, बुखार रहना, कमजोरी और अनिद्रा जैसी कई बीमारियों से लोग परेशान हैं, जिनसे निजात दिलाने के लिए हर जिले में पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिनमें आयुर्वेद दवाइयों से काफी फायदा हो रहा है। शुरू से जब से कोरोना आया तब से शुरुआत में से हमने जो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको वासरेशमी काढ़ा और गोजीवादी काढ़ा और महासुदर्शन चूर्ण का मिक्सचर करके लोगों को पिलाना चालू करा। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और आयुष 64 जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिसिन है, जो रिसर्च वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उसको बनाया है, वो भी काफी लाभदायक रही है कोरोना के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। मेरे पिता को कोविड हुआ था, उसके बाद उन्हें 3 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उसके बाद 7 तारीख को उन्हें आईसीयू में लिया और उनके एलोपैथिक दवाएं चल रही थी। उसके बाद में उन्हें बाईपैप पे ले लिया गया था और एलोपैथिक दवाइयों के साथ हमने उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं भी दी, जो सौरभ हुड्डा सर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी और मुझे लगता है कि उनसे फ़ायदा हुआ है। जब ये मैंने ट्रीटमेंट लिया तो शुरू के 3 दिनों में मुझे थोड़ा लगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लगा तो मेरी जो हालत थी उसमें सुधार होना शुरू हुआ। अब बात वडोदरा में मौसम के मिजाज की, जहां अंधड़ और तेज बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अनुज के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले को लेकर पीसी करेंगे। अभी पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो आपको बताएं कि बीते दिनों एक डॉक्टर दंपति की जो हत्या का मामला सरेआम गोली मारकर जो उनकी हत्या की गई थी, उस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी अनुज जो था उसको पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले को लेकर पीसी करेंगे। हालांकि पुलिस ने इस बात की अभी तक फिलहाल पुष्टि नहीं की है कि अनुज को पकड़ा गया है। चूरू में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते सैंडस्टॉर्म ने पूरे अंचल को अपने आगोश में ले लिया। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सैंडस्टॉर्म से पूरा शहर अंधेरे के आगोश में समा गया। उत्तरी पश्चिमी दिशा से अचानक रेत का विशालकाय गुबार उठा और देखते देखते पूरे शहर में कहर बरपा कर रवाना हो गया। अचानक आई आंधी के कारण लोग संभल ही नहीं पाए थे कि तेज हवाओं के साथ आई काली आंधी में लोग एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने शनिवार को यहां 43.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया, लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच अचानक उत्तरी पश्चिमी दिशा से रेत का गुबार उठा और तेज हवाओं के साथ रेतीली आंधी शुरू हो गई। मौसम में अचानक हुए बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। बारात जिले के शाहबाद कस्बे में शनिवार शाम को आई आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी के चलते कस्बे में कई जगह पेड़ टूट गए। वहीं पंचायत कार्यालय में लगा सर्वर टावर भी धराशायी हो गया। कस्बे के पास जंगल में भी बड़ी संख्या में पेड़ टूट गए। वहीं कच्ची बस्तियों में घरों के टीन टप्पर उड़ गए। करीब आधे घंटे तक चली आंधी से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ। वहीं मूसलाधार बारिश से कस्बे के आम रास्तों पर पानी भर गया। साथ ही बिजली सप्लाई ठप होने से कस्बे वासियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिसकर्मियों ने हालात का जायजा लिया।
श्रीगंगानगर में आज अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तेज धूल भरी आंधी चलने से दिन के समय ही मानो अंधेरा सा छा गया है। मौसम विभाग ने पहले ही श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जता दी थी, जिसका असर प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर में तेज धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी से जहां एक और श्रीगंगानगर वासियों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी तेज गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर के आसमान में धूल का गुबार छाने से दिन के समय ही अंधेरा हो गया, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कोरोना ने व्यापार के साथ खेती किसानी को भी खासा प्रभावित किया है। अब किस बात से परेशान है किसान, देखिए रिपोर्ट। कोटा जिले में इन दिनों धान की बुआई का वक्त है, लेकिन लॉकडाउन में फंसे बाहरी मजदूरों के न आने से बुआई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जिले में हर साल धान की रोपाई के लिए बिहार से सैकड़ों मजदूर आते थे, लेकिन जून का दूसरा हफ्ता बीतने को है, मजदूर अब तक नहीं लौटे हैं। इस बात ने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है, तो कईयों ने बुआई का दूसरा तरीका अपना लिया है। बिहार से मजदूर नहीं आएंगे तो हाड़ौती का किसान तो बहुत पीछे रह जाएगा। बिहार से जो मजदूर आते हैं वो मजदूर यहाँ के जो लेबर रहती है हमारी लोकल लेबर, उससे डबल काम करते हैं। तो ये लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए अगर सरकारें अगर उनको परमिशन नहीं देगी यहाँ राजस्थान में आने की, पूरे भारत में लगाते हैं, पंजाब में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, हरियाणा में लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा धान की फसल पे, एक बहुत ही बड़ा संकट। मजदूर नहीं आएंगे तो धान की रुपाई नहीं होगी, धान की रुपाई नहीं होगी तो किसान पिछड़े जाएगा। किसान की नर्सरी तैयार हो चुकी, 10 दिन के अंदर धान लगना शुरू हो जाएगा। और कोविड-19 को देखते हुए बिहार के लेबर को परमिशन राजस्थान सरकार देना चाहिए। हाड़ौती के किसान इकबाल सिंह ने मजदूरों का इंतजार छोड़ दिया और गेहूं की तरह ही धान की बुआई करने में जुट गए। उन्होंने बेल लगाने की सूखी बुआई का तरीका अपना लिया है। वो कहते हैं अब खेत में हमेशा पानी भरे रखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ न कुछ तो फिर नया अपने को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। धान की अगर रुपाई नहीं होगी तो क्या करें। फिर हमने सोचा भी इसको सूखे में ही बिजाई कर दें, जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, पर इसका गेहूं का और इसमें थोड़ा सा फर्क रखना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के दौर में धान की सूखी बिजाई कई किसानों के लिए नया अनुभव है। वहीं परंपरागत तरीके से होने वाली धान की बुआई बाहरी मजदूरों पर निर्भर है। पिछले साल हाड़ौती में मजबूरन करीब 1,04,000 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। किसानों को उम्मीद है कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए बाहरी मजदूर जल्द लौटेंगे, जिससे परंपरागत धान की रोपाई समय से की जा सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। हर गरीब को आशियाना देने की सरकार की योजना चित्तौड़गढ़ में एक सपना साबित हो रही है। हालात यह है कि पूरा पैसा जमा कराने के बावजूद नई वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में 494 आवास का निर्माण कराकर लोगों को घर उपलब्ध कराने की बात कही थी। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाया। लोगों ने उच्च ब्याज पर लोन लेकर पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन अब नगर परिषद इन मकानों का क्षेत्रफल बढ़ जाने की बात कहते हुए लोगों से 25 से 30 हजार रुपए जमा कराने का नोटिस दे रहा है। लेकिन पैसे जमा करने के बावजूद लोगों को आशियाना कब मिल पाएगा, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। हम सबको काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। और रही बात हमारे सबको तो आज दिन तक मकान मिला नहीं, 2018 में ही मिलना था और हम सब एक जगह से 2 जगह किराए से मकान से रह रहे हैं। जमा करा दिए जी, सारे पैसे अपने जमा। अब कितने रुपए मांग रहे हैं आपसे? अब मांग रहे हैं 25,000 रुपया और मांग रहे हैं। पर मकान देने का कोई ठिकाना है क्या? जी नहीं, अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं है। इनके तो महीना 2 महीना खत्म ही नहीं होता है कभी। यहाँ पे क्या 2015 में ये मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से इन्होंने एक स्कीम चलाई थी गरीबों के लिए, जो लगता है शायद गरीबों के लिए नहीं था, ये नगर परिषद को अमीर बनाने के लिए था, जो हो नहीं पाया। इन्होंने क्या किया कि 2015 में ये मकान की जब स्कीम चलाई थी तब यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर था, ये कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में इन्होंने हमको 2 साल बाद में 25,000 का नोटिस दिया
कि आप पैसे 25-25 हजार रुपये और जमा कराओ, आपको 1 महीने के अंदर मकान मिल जाएगा। देखो हमारे पास 70 क्वार्टर तैयार है, खाली अपना ये लाइट का केबल खींचने के बाद में 11 केबल जोड़नी है और इनके मीटर बनाने करवाने कुल बनाने के 496 बने कितने 496 बने कंप्लीट करके लोगों को मिल जाएंगे। अभी आपने कहा कि लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया, ये नगर परिषद का आपका मामला है या नगर परिषद का लोगों का मामला है? नहीं, मेरे पास 70 लोगों की लिस्ट है। अब मान लो उनके अलावा कोई ये कहता है कि मेरा भी तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो उनका मसला ये है, नगर परिषद वाले यही कहते हैं कि उनका पैसा बाकी है। बिछड़े भाई बहन मिले तो दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए। आखिर 7 सालों बाद अपनों को पाकर कौन अपनी भावनाओं पर काबू कर पाएगा। कोटा में बाल कल्याण समिति, पुलिस और बाल अधिकारिता विभाग की कोशिशों से 7 साल से बिछड़ी बच्ची के उसके अपने मिल गए। गुमशुदा बहन को लेने भाई करीब 800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला से कोटा पहुंचा और अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि बालिका अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर 14 साल की उम्र में ट्रेन में बैठकर कोटा आ गई थी, जिसे कंडी नगर विकास समिति के आश्रम में प्रवेश दिया गया। अप्रैल 2021 में बाल कल्याण समिति सदस्य आबिद अब्बासी को बालिका ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद बालिका के भाई को अकोला से कोटा बुलाया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।